गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आनुवंशिकी में शब्दावली वाला टॉपिक अपना चल रहा था, जिसमें दो शब्दों का अर्थ अपन ने पिछले वीडियो में कर लिया था। तीन शब्दों का, कारक, जीन और युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी शब्द जो है वो बेटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया नहीं था। ये युग्म विकल्पी शब्द जो है वो बेटसन नामक नाम का जो वैज्ञानिक है उसने दिया था। एक शब्द और दिया था बेटसन ने, आनुवंशिकी शब्द है वो भी बेटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। शब्दावली में अगला शब्द अपन लेते हैं, तो अगला शब्द है अपना प्रभावी लक्षण। जेनेटिक्स में बार बार में ये शब्द आता है, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण कौन से होते हैं। तो देखो, कोई भी लक्षण जो होता है उसके दो विकल्पी स्वरूप होते हैं। बताया था मैंने आपको कि जैसे तने की लंबाई है, अब दो विकल्पी स्वरूप कौन सा होगा, या तो तना लंबा होगा या बोना होगा। इन दोनों विकल्पी स्वरूप में से कोई एक स्वरूप, विकल्पी स्वरूप जो होता है विषमयुग्मजीय अवस्था के जीव की F1 पीढ़ी में जब प्रकट होता है, कोई भी जीव विषमयुग्मजीय अवस्था में है। विषमयुग्मजीय, समयुग्मजीय क्या है ये भी अपन आगे शब्दावली में करेंगे। तो कोई भी जीव जब विषमयुग्मजीय अवस्था में है, उसकी प्रथम पीढ़ी में जो विकल्पी स्वरूप या जो लक्षण प्रकट होता है ना, किसी एक लक्षण के दो विकल्पी स्वरूप में से जो विकल्पी स्वरूप प्रकट होता है, दिखाई देता है, वो प्रभावी लक्षण होता है। और जो दिखाई नहीं देता है वो अप्रभावी लक्षण है। जैसे अपन बात करें तने की लंबाई वाला लक्षण है। इसके दो विकल्पीय स्वरूप थे अपने पास, एक तो तना लंबा होगा या तना बोना होगा। अब F1 पीढ़ी के अंदर हमेशा लंबे पादप प्राप्त होते हैं अपन को, इसलिए लंबापन वाला लक्षण जो है वो तो प्रभावी लक्षण हो गया और बोनापन वाला लक्षण जो होता है वो अप्रभावी लक्षण हो गया। तो प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक साथ इसके अंदर आ गए हैं। ठीक है, यानी प्रभावी व अप्रभावी दोनों को एक ही परिभाषा से अपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं जीन प्ररूप या जीनी प्ररूप भी बोल सकते हैं इसे, या अपन इसे जीनोटाइप भी कहते हैं। जीनी प्ररूप या जीनोटाइप, एक शब्द आएगा लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होते हैं, देखो, कोई भी जीव की आनुवंशिक संरचना अर्थात जीनी संरचना जो जनकों से संतति में वंशागत होती है और जो बाहर से देखने पर दिखाई नहीं देती है। यानी किसी भी जीव के जीन्स की संरचना क्या है, किसी का डीएनए कैसा है, उस जीव को देख करके थोड़ी बता सकते हैं। वो तो उसकी आनुवंशिक संरचना हो गई है, उसके अंदर पाए जाने वाले जीन्स की संरचना हो गई है। तो ऐसी आनुवंशिक संरचना जो किसी भी जीव में बाहर से दिखाई नहीं दे, ये संरचना जो होती है उस जीव की का जीनोटाइप या जीनी प्ररूप कहलाती है। ठीक है, और अगला जो है वो है लक्षण प्ररूप। इन दोनों को आप एक साथ ही पढ़ना, जिससे ये दोनों एक साथ याद होंगे आपके। इसको अपन फिनोटाइप भी कह सकते हैं। अब फिनोटाइप लक्षण कौन से होते हैं या लक्षण प्ररूप क्या होते हैं कि किसी भी जीव के बाहरी लक्षण जो बाहर से देखने पर दिखाई देते हैं, आकारिकी लक्षण बोल सकते हैं इसे अपन। जैसे पादप लंबा है या बोना है, देख करके बता सकते हैं। जैसे अपन बात करें कि बीज गोल है या जुरीदार है, बाहरी आकारिकीय संरचना हो गई है तो देख करके बता सकते हैं। तो ऐसे लक्षण जो किसी जीव की आकारिकीय संरचना से संबंधित हो और बाहर से देखने पर दिखाई देते हैं, ऐसे लक्षण को फिनोटाइप या लक्षण प्ररूप कहा जाता है। और ऐसे लक्षण जो जीनी संरचना या आनुवंशिक संरचना से संबंधित हो और जो दिखाई नहीं दे, वो जीनोटाइप कहलाते हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द जो है, दोनों ही शब्द जो है वो जॉनसन नाम के वैज्ञानिक ने दिए थे। कि कौन सा शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था ये भी आपको ध्यान में रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एलील शब्द किसने दिया था, आनुवंशिकी शब्द किसने दिया था, जीनोटाइप फिनोटाइप शब्द किसने दिया था। तो ये भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं अपन कि जैसे अपन ये बात करें, किसी पादप को अपन इस प्रकार से दर्शाएं, कैपिटल टी। ठीक है, ये पादप अपन को पता है लंबे पादप है। अब पादप लंबे हैं ये तो अपन देख करके बता सकते हैं, मगर इस पादप के अंदर जीनी संरचना जो है वो समयुग्मजीय है, यानी कैपिटल टी है, ये थोड़ी दिखाई देता है। ये अंदर जीन थोड़ी दिखाई देते हैं। ये तो मेंडल ने एक सिंबल लिए हैं कि समयुग्मजीय पादप जो होते हैं उनमें दोनों युग्म विकल्पी जो होते हैं वो समान होते हैं, कैपिटल टी। अब मैं ये लिखूं कैपिटल टी स्मॉल टी,
एक कैपिटल है एक स्मॉल है। ऐसे पादप जो होते हैं वो भी लंबे ही होते हैं, ऐसे पादप जो हैं वो भी लंबे हैं, ये पादप हैं वो भी लंबे हैं, दोनों की लंबाई बिल्कुल बराबर है। तो पादप लंबे हैं ये तो अपन देख कर ही बता सकते हैं, मगर उसकी आंतरिक संरचना, उसकी जीनी संरचना जो है वो इस प्रकार की है कि एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, या दोनों कैपिटल टी है। जब दोनों कैपिटल टी है तब तो समयुग्मजी है। एलील के दोनों सदस्य समान होते हैं ना, कैपिटल कैपिटल या अपन ये कह दें स्मॉल स्मॉल, दोनों समान हो तब तो समयुग्मजी होता है। और जब दोनों असमान हो, यानी एक कैपिटल एक स्मॉल लेटर्स में हो, तो उसे अपन विषमयुग्मजी कहते हैं। तो विषमयुग्मजी अवस्था के अंदर भी पादप लंबे हैं, समयुग्मजी अवस्था के अंदर भी पादप लंबे हैं। ठीक है, तो ये पादप लंबे हैं ये तो अपन देख सकते हैं, बाहर से दिखाई देने वाला लक्षण है, तो ये तो फिनोटाइप लक्षण हो गया। मगर ये संरचना अपन को दिखाई नहीं देती है बाहर से, तो ये जीनोटाइप लक्षण हो गया है। बात समझ में आ गई? जीनोटाइप ये हो गए, और फिनोटाइप पादप का लंबा होना, बीज का गोल होना, जोड़ीदार होना, ये सब लक्षण जो दिखाई देते हैं वो फिनोटाइप लक्षण हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक कंसेप्ट निकलता है कि एक फिनोटाइप के भिन्न भिन्न जीनोटाइप हो सकते हैं, मगर एक जीनोटाइप के भिन्न भिन्न फिनोटाइप नहीं हो सकते। ये कथन किस प्रकार से इसकी पुष्टि कर सकते हैं अपन? सकते हैं क्या कथन? एक फिनोटाइप के भिन्न भिन्न जीनोटाइप हो सकते हैं। देखो अभी मैंने ये एग्जाम्पल तभी लिया है कि ये एक फिनोटाइप है, एक ही तो लक्षण है पादप लंबी होना, एक फिनोटाइप है पादप का लंबापन। ठीक है, ये भी लंबी ये भी लंबी, तो एक ही बात हो गई है, लंबे पादप है। मगर लंबे पादप के दो जीनोटाइप नहीं हो गई क्या? कैपिटल टी वाले भी पादप लंबे होते हैं और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले भी पादप लंबे होते हैं। मगर किसी भी एक जीनोटाइप के एक से ज़्यादा फिनोटाइप नहीं हो सकते। यानी ऐसे पादप जो है ना, एक जीनोटाइप संरचना है ये पादप लंबे हैं तो लंबे ही होंगे, कभी भी बोने नहीं हो सकते। ये पादप ये जीनोटाइप है तो ये भी पादप लंबे ही होंगे, बोने नहीं हो सकते। ठीक है, अगर इस प्रकार के पादप ले अपन स्मॉल टी वाले, तो ये पादप बोने ही हो सकते हैं, लंबे नहीं हो सकते। तो एक जीनोटाइप के एक से अधिक फिनोटाइप नहीं हो सकते। मगर एक फिनोटाइप के जैसे पादप लंबे हैं तो इसके लिए दो जीनोटाइप मिल रहे हैं ना अपन को, कैपिटल टी भी लंबे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी भी लंबे हैं। तो एक फिनोटाइप के भिन्न भिन्न जीनोटाइप हो सकते हैं, मगर एक जीनोटाइप के भिन्न भिन्न फिनोटाइप नहीं हो सकते। ये नोट्स में एक कथन माना है, आपको दिया है लिख के, शब्द जॉनसन ने दिए थे दोनों। उसके बाद में अपन बात करते हैं अगला शब्द शब्दावली के अंदर, वो है समयुग्मजी, होमोजाइगस जिसे अपन बोलते हैं। समयुग्मजी अभी मैंने आपको बता दिया था। देखो एलील जो होते हैं कभी भी एकल नहीं होता है, एलील हमेशा जोड़े में होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कैपिटल टी इसके साथ में दूसरा एलील हो रहेगा, चाहे वो इसके जैसा ही कैपिटल टी आ जाए, चाहे दूसरा अगर अपन एग्जाम्पल है कि कैपिटल टी तो दूसरा स्मॉल टी आ सकता है, या अपन ये ले कि स्मॉल टी के साथ में दूसरा स्मॉल टी आएगा, यानी जोड़े में होंगे। गुणसूत्र भी तो जोड़े में होते हैं, गुणसूत्र की तो जोड़ियाँ होती है, 23 जोड़ियाँ होती है। वैसे एलील जो होते हैं वो भी जोड़ियों में उपस्थित होते हैं, डबल होते हैं हमेशा। सिंगल अगर कर देंगे ना अपन तो ये युग्मक बन जाएंगे, युग्मकों के अंदर एलील जो होते हैं वो सिंगल होते हैं। तो समयुग्मजी अवस्था कौन सी होती है कि जब एलील के दोनों सदस्य समान हो, एलील का जो युग्म है ना, युग्म विकल्पी से, इसीलिए तो बोला है युग्म विकल्पी के दोनों सदस्य समान हो, जैसे कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये जो अवस्था होती है ये समयुग्मजी अवस्था को दर्शाती है। बात समझ में आ गई? समयुग्मजी यानी एलील के दोनों सदस्य एक जैसे हो, या तो कैपिटल या स्मॉल, तब ये समयुग्मजी है। ये वाली कंडीशन जो है ना ये समयुग्मजी में नहीं आ रही है, ये कंडीशन आ जाएगी विषमयुग्मजी में। तो अगला शब्द अपन विषमयुग्मजी देते हैं। विषमयुग्मजी जब एलील के दोनों सदस्य असमान हो, एलील के दोनों सदस्य असमान हो, अर्थात एक कैपिटल एक स्मॉल, ये कंडीशन आती है, तब ये अवस्था जो होती है ये विषमयुग्मजी अवस्था कहलाती है। क्लियर? और समयुग्मजी और विषमयुग्मजी दोनों शब्द जो है ये किसने दिए थे? ये भी बेटसन ने दिए थे। ध्यान रखना, बेटसन ने बहुत सारे शब्द दिए, आनुवंशिक शब्द दिया, एलील शब्द दिया, और समयुग्मजी और विषमयुग्मजी शब्द जो है वो भी बेटसन ने दिया था। जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द जो है ना वो जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये यहाँ पर अलग से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में अगले शब्द में अपन लेते हैं जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी जिसको अपन P1, जनक पहले जनक है तो P1, या केवल पीछे दर्शा सकते हैं पेरेंट। ठीक है, तो जनक पीढ़ी कौन सी होगी कि जब प्रथम संकरण के अंदर जो नर और मादा पादप जो अपन लेते हैं काम में वो जनक होते हैं। कि जैसे सबसे पहले अपन ने लंबे पादप लिए, इनका क्रॉस बोने पादपों से करवाया अपन ने, तो ये सबसे पहले हो गया ना। सबसे पहले संकरण के अंदर जो
अपन ने सबसे पहले पादप लिए हैं, नर और मादा पादप, ये नर पादप हो गए, मादा पादप हो गए, तो ये जनक पीढ़ी को दर्शाते हैं। सबसे पहले जो लेते हैं ना वो जनक है। और जनकों के बीच में जब क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने के बाद में जो पादप मिले हैं ना इनसे, वो पादप जो होते हैं वो F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी को दर्शाते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर ये एक साथ ही हो गया है। अगला जो अपना शब्द जो है वो F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी। अब देखो, जनकों के मध्य संकरण कराने के बाद में जो प्रथम संतति अपन को प्राप्त होती है, उस प्रथम संतति को F1 पीढ़ी के द्वारा दर्शाते हैं। आनुवंशिकी के अंदर F1 पीढ़ी के द्वारा किस पीढ़ी को दर्शाते हैं कि जनकों के मध्य क्रॉस कराने के बाद में जो प्रथम पीढ़ी मिलती है उसको F1 पीढ़ी से दर्शाते हैं। यहाँ पर F का मतलब फर्स्ट से नहीं है, आप कहीं पर सोचोगे फर्स्ट पीढ़ी। F का मतलब है फीलियल। फीलियल, फीलियल एक लैटिन शब्द है, एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ पीढ़ी या जनरेशन ही होता है। ठीक है, तो F का मतलब फीलियल से होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में अब मेंडल ने F1 पीढ़ी को प्राप्त किस प्रकार के संकरण से किया? मेंडल ने F1 पीढ़ी को प्राप्त जनकों के मध्य संकरण करवाया था। अब जनकों के मध्य दो अलग अलग पादपों के मध्य संकरण करवाया था ना, इसका मतलब पर परागण करवाया था। तो पर परागण करके F1 पीढ़ी मिली थी अपन को। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं अगला F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी कौन सी हो गई है? जो F1 पीढ़ी के जो पादप है ना, F1 पीढ़ी के पादप जो हैं उनमें स्वयं परागण करा करके, उनमें स्वयं परागण कराया जाता है। स्वयं परागण कराने के बाद में जो दूसरी पीढ़ी मिलती है अपन को, जो दूसरी पीढ़ी मिलती है, यानी F1 पीढ़ी से जो अगली पीढ़ी मिलती है, वो अगली पीढ़ी जो होती है वो F2 पीढ़ी होती है। और F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए मेंडल ने हमेशा F1 पीढ़ी के पादपों में कौन सा परागण कराया था? स्वयं परागण कराया था। ये ध्यान में रखना है। F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए F1 पीढ़ी के पादपों में स्वयं परागण कराया गया था, और F1 पीढ़ी को प्राप्त करने के लिए जनक पादपों में पर परागण करवाया गया था। ठीक है, उसके बाद में अगला शब्द है अपना संकरण। संकरण क्या होता है? नॉर्मली सब जानते हैं, संकरण की कई प्रकार की परिभाषा दे सकते हैं अपन। दो अलग अलग प्रजातियों के जनकों, दो अलग अलग प्रजातियों के जीवों के मध्य जो क्रॉस करवाया जाता है उस क्रॉस को ही संकरण कहते हैं। दो अलग अलग जातियों के मध्य क्रॉस करवाना संकरण हो गया। ठीक है, अगला शब्द जो है वो है व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण, ये एक अलग चीज आ गई यहाँ पर। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, किसी चीज को रिवर्स कर देना। ठीक है, पहले जो चीज थी एक नंबर चीज को 2 नंबर में कर दिया, 2 नंबर 1 नंबर में कर दिया, नहीं, विपरीत कॉम्बिनेशन कर देना, उल्टा कर देना। व्युत्क्रम का शब्द का मतलब ये होता है। अब देखो, संकरण के अंदर अपन क्या कर रहे थे? एक तो लंबे पादप ले रहे थे। संकरण के अंदर अपन क्या कर रहे थे कि एक तो पादप ले रहे थे फिनोटाइप की दृष्टि से लंबे का क्रॉस अपन ने कराया था बोने पादपों से। ठीक है, अब दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो जाहिर सी बात है कि एक पादप तो नर है और एक पादप जो है वो मादा पादप है। क्रॉस तो नर और मादा पादपों के बीच में तो होगा, तो एक तो नर पादप है, एक मादा पादप है। दोनों के बीच में क्रॉस करवाया तो अपन को प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई। प्रथम पीढ़ी के पादप हमेशा लंबे प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब लंबे पादप यहाँ पर नर माने, अपन ने बौने पादप मादा माने हैं। ठीक है, अब इसके लिंग परिवर्तित कर दूं मैं, यानी जनकों के लिंग को आपस के अंदर परिवर्तित कर देना, यानी उत्क्रमित कर देना। कि मैं यहाँ पर ये लिख दूं कि जो लंबे पादप हैं वो तो मादा पादप और जो बौने पादप हैं वो नर पादप कर दूं। फिर उसके बाद में इनसे क्रॉस कराएं तो परिणाम के अंदर F1 पीढ़ी में लंबे ही पादप मिलेंगे। रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मगर अपन ने चेंज क्या किया इसमें कि जो जनक जो है उनके लिंग आपस के अंदर परिवर्तित कर दिए हैं, यानी जो नर पादप थे उनको मादा पादप माना है और मादा पादप थे उनको नर पादप माना है। इस प्रकार का संकरण करवाते हैं तो इसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। मगर इस प्रकार के संकरण से मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है उसके परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। परिणाम हमेशा वो का वही रहता है, परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार का संकरण, व्युत्क्रम संकरण कराने पर परिणाम में फर्क कब पड़ेगा, परिणाम परिवर्तित कब होगा, वो अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, आगे हायर क्लासों में आता है। कोशिका द्रव्य वंशागति और होती है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। कोशिका द्रव्य वंशागति, कोशिका द्रव्य वंशागति के अगर अपन प्रयोग करते हैं, उनमें अगर व्युत्क्रम संकरण को अप्लाई कर देते हैं तो परिणाम में भी फर्क पड़ता है। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में व्युत्क्रम संकरण से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये अपने कुछ शब्दावली में कुछ शब्द अपन ने आज कर लिए हैं। कुछ थोड़े बहुत शब्द भी और बचे हैं जिनको अपन अगले वीडियो के अंदर
और करके इस शब्दावली वाला जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।